गुड मॉर्निंग क्लास। हमने कल व्यंजन पढ़ा था पिछली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। यानी कल हमने व्यंजन पढ़ा, उसके व्यंजन के भेद पढ़े। आज हम उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद पढ़ेंगे। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के दो भेद माने गए हैं, एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अब हम अल्प प्राण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम व कमजोर होकर निकलती है उसे हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। अब इसे हम ऐसे समझते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो वायु निकलती है वो वीक होती है, कमज़ोर होती है, स्लो होती है, उसे हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग जैसा हमने समझाया है कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इन सब में 5-5 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग यानी क वर्ग का हो तो पहला, तीसरा, पांचवा का अर्थ है यानी क, ग और अंगा। यानी प्रत्येक हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। जैसे पहले वर्ग का लें तो क, ग और अंगा अल्प प्राण व्यंजन है। इन्हें उच्चारण करते समय हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, ये बहुत ही स्लो वे में इसका उच्चारण होता है। क्लियर? नेक्स्ट है महाप्राण व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में अधिक वेग से निकलती है उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन है। बिल्कुल अल्प प्राण का अपोजिट है ये। अल्प प्राण में क्या होता है कि व्यंजन में श्वास वायु कम और कमज़ोर होकर निकलती है, और महाप्राण में जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं वहाँ पर श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है और अधिक तेज़ी से निकलती है, यानी फोर्स से निकलती है। और जहाँ पे ऐसा होता है उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। और ये क्या होते हैं? पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन जो है वो अल्प प्राण कहलाता है। तो 5 अल्फाबेट होते हैं। तो दूसरा और चौथा व्यंजन जो है वो महाप्राण व्यंजन कहलाता है। जैसे हम देखें तो क बोलने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता, पर ख बोलने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। तो क अल्प प्राण है और ख महाप्राण है। ग बोलने के लिए हमें फोर्स नहीं लगाना पड़ा, पर घ बोलने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। सो क, ग और अंगा अल्प प्राण है, घ, ख और घ महाप्राण व्यंजन है। यानी हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन कहलाता है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे नासिक्य व्यंजन किसे कहते हैं। वर्ड से कुछ क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा तो चलिए हम समझते हैं। नासिक्य व्यंजन कहते हैं किसे हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नसिका से होकर निकले, नसिका मीन्स हमारी नाक से होकर निकले, उसका उच्चारण करते समय नाक का प्रयोग हो, यानी वहाँ से वायु पास हो, वहाँ से वायु निकले नासिका से, तो उसे हम उन वर्णों को ही हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं। नाक से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, यानी वायु उच्चारण करते समय वायु नाक से निकले, तो उन वर्णों को हम नासिक्य व्यंजन के रूप में जानते हैं। इनको नासिक्य व्यंजन के रूप में वर्णित किया गया है। तो हर वर्ग का जो पांचवा लेटर होता है, हर वर्ग का पांचवा वर्ण जो है वो नासिक्य व्यंजन कहलाता है। लाइक एस, कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू, अंगा आपने देखा उच्चारण करते समय, इया, ड़, न, म। आप जब इनका उच्चारण करोगे तो आपको सेल्फ से समझ में आएगा कि इनका उच्चारण करते समय हमारी वायु जो है हमारी नासिका से होकर निकलती है। तो ऐसे व्यंजन को हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं। और ये 5 व्यंजन नासिक्य व्यंजन की श्रेणी में रखे गए हैं, यानी हर वर्ग का 5वां अक्षर। क्लियर? नेक्स्ट, आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ किसे कहते हैं? जब हम आपको वर्णमाला पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया था कि आगत ध्वनियों के बारे में, पर हमने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था। अभी हमें ये एक्सप्लेन में समझते हैं कि आगत ध्वनियाँ हैं क्या। हिंदी भाषा में विदेशी भाषा के भी शब्द हैं जो हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं। इन ध्वनियों की हिंदी में व्यवस्था नहीं है, परंतु उच्चारण में भिन्नता दिखाने के लिए इन ध्वनियों के कुछ चिन्हांकित किए गए हैं। कहने का मीन्स है कि हिंदी भाषा में बाहर की भाषाओं से आए हुए शब्द हैं,
जो हिंदी भाषा में अब पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। इन ध्वनियों के हिंदी में कोई भी उच्चारण व्यवस्था नहीं है, यानी ये हमारी हिंदी के शब्द ही नहीं है, इसलिए इनके लिए हिंदी में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। परंतु ये उच्चारण में भिन्नता, हम इनका प्रयोग कर रहे हैं, इनका उच्चारण कर रहे हैं, तो ये किस तरह से डिफर हैं हमारे वर्णों से, उनकी भिन्नता को दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए हम इन ध्वनियों के लिए हमारी वर्णमाला में कुछ चिन्ह अंकित किए गए हैं। हम इनको सिर्फ उन चिन्हों के माध्यम से पहचानते हैं, उन्हीं माध्यम से। आपने वर्ड पढ़ा टॉफी, कॉपी, ऑफिस, डिफरेंट टाइप के वर्ड्स, बॉल, तो हम यहाँ पर जो उच्चारण कर रहे हैं वो बाल नहीं है, बॉल, ऑफिस नहीं है, ऑफिस। यहाँ पर जब हम अ का उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ पर हम अपने स्वर या व्यंजन जो भी वर्ण का प्रयोग कर रहे हैं उस पर हम एक अर्धचंद्र का प्रयोग करते हैं। ये एक अर्धचंद्र की ध्वनि चिन्ह बनाया गया है अर्धचंद्र का, जिसे हम जिन वर्णों यानी जिन स्वरों या व्यंजनों पर अंकित करते हैं वहां पर अ नहीं औ की ध्वनि निकलती है। ये विदेशों से आए हुए शब्द हैं, यानी ये ध्वनियाँ विदेशों से आई हुई हैं, ये हमारी हिंदी भाषा में नहीं थी। तो क्लियर हुआ फर्स्ट। सेकंड है जमीन, तूफान, गजल। गजल नहीं बोलते हम, गजल बोलते हैं। जमीन नहीं बोलते हम, जमीन। जो उच्चारण की भिन्नता है वो आपको सुन के समझ में आ रहा होगा। जमीन और जमीन, जहाँ पर हम जमीन बोलते हैं वहाँ पर हम ये व्यंजन के नीचे ये डॉट नहीं लगाते, यानी ये बिंदु हम नहीं लगाते। और अगर हम ये बिंदु ऐड करते हैं, लगा रहे हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर उसका जो उच्चारण है वो जमीन हो जाएगा। ज और ज का डिफरेंस। इन बिंदुओं को वर्ण के नीचे ये जो बिंदु लगाते हैं हम, ये जो बिंदु लगाने का चिन्ह हमने अंकित किया है, इसे हम नुक्ता भी कहते हैं। ये हमें उर्दू एवं फारसी से मिला हुआ है, इसलिए ये भी आगत ध्वनियाँ हैं। आगत ध्वनियों का मीन्स है वे ध्वनियाँ जो हमारी ना होकर बाहर से आई हैं और हमारी हिंदी भाषा में आज घुल मिल गई हैं। ऐसी ध्वनियों को हम आगत ध्वनियों के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं वर्ण संयोग क्या है। वर्ण संयोग, हिंदी वर्णमाला में स्वर एवं व्यंजन दो प्रकार के वर्ण पाए गए हैं। आप लोगों ने पढ़ लिया ये चीज। इन्हीं वर्ण और व्यंजन के संयोग से शब्द बनाए जाते हैं। जब वर्ण और व्यंजन का मेल होता है तभी शब्द बनते हैं, और उन शब्द बनाने के कुछ नियम हैं। सबसे पहले स्वर और व्यंजन के संयोग से शब्द बनते हैं। अब हम इन्हीं को समझेंगे कि इनके कुछ नियम दिए गए हैं, जो हम बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज में तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हम सिंपल वे में आपको समझाते हैं। हिंदी में स्वर स्वतंत्र ध्वनि कहलाती हैं और व्यंजन स्वतंत्र ध्वनि नहीं कहलाती है, क्योंकि व्यंजन को उच्चारण के लिए स्वर की जरूरत होती है। अब सभी व्यंजनों में अस्वतः में ऐड होता है। किसी भी लेखन में व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए हम उसके नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं, पर अगर वो स्वर सहित है तो हम उसमें किसी भी प्रकार का हलंत नहीं लगाते, लेकिन अगर वो स्वर रहित है तो हम उसका प्रयोग हलंत के रूप में करते हैं। तो हमें डिफरेंस समझ में आया। एक दूसरा है स्वर और व्यंजन का संयोग। जब स्वर और व्यंजन का संयोग करते हैं तो जब स्वर व्यंजन से पहले लिखे जाएं, पहला नियम होता है कि जब स्वर और व्यंजन, स्वर को हम व्यंजन के साथ लिख रहे हैं पर स्वर को व्यंजन से पहले लिख रहे हैं, तो हम उन्हें कभी भी चेंज नहीं करते, हम उनको उनके मूल रूप में लिखते हैं। उदाहरण के तौर पर आकाश, अचानक, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम स्वर को चेंज नहीं करते हैं। और मोस्टली क्या करते हैं, यदि हम स्वर और व्यंजन का प्रयोग साथ में कर रहे हैं, उन्हें मिलाकर कर रहे हैं, तो हम स्वर में स्वर के मूल रूप को ऐड ना करके उनकी मात्राओं को ऐड करते हैं। पर यदि स्वर का प्रयोग व्यंजन से पहले हो रहा है तो हम उसको उसके मूल रूप में ही लिखते हैं। लाइक एज अचानक, हमने लिखा अचानक, आपने देखा
यहाँ पर ये व्यंजन है और ये स्वर है। यहाँ पर हमने स्वर का मूल रूप प्रयोग किया है, यहाँ पर हमने इसकी मात्रा नहीं प्रयोग की है क्योंकि ये व्यंजन से पहले हो रहा है। सेकंड नियम है व्यंजन और व्यंजन का संयोग। जहाँ पर व्यंजन और व्यंजन का संयोग होता है वहाँ पर संयुक्त व्यंजन पड़ता है। अभी मैंने इससे पहले आपको क्लास में पढ़ाया था कि संयुक्त व्यंजन किसे, व्यंजन और व्यंजन के मेल से संयुक्त व्यंजन होता है। लेकिन यदि हम स्वर व्यंजन, कोई भी स्वर व्यंजन के बाद आता है तो हम उसे हमेशा मात्रा रूप में प्रयोग करते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा। यदि स्वर व्यंजन के पहले आएगा तो स्वर मूल रूप में प्रयोग होगा, और यदि स्वर व्यंजन के बाद में आता है तो वह मात्रा रूप में प्रयोग होता है। ये एक नियम होता है। तो वर्ण संयोग का नियम है कि स्वर और व्यंजन के मेल से ही शब्द बनते हैं। वर्ण संयोग स्वर और व्यंजन का मेल शब्द कहलाता है, इसे ही हम वर्ण संयोग कहते हैं। अब नेक्स्ट होता है वर्ण विच्छेद। क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी गई। सबको समझ में आ गया? इसके और खंड नहीं किए जा सकते क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। वर्णों के संयोग से ही शब्द का निर्माण होता है। शब्द में प्रयुक्त वर्णों को पृथक करना, यानी जब एक शब्द बनता है और उसे हम अलग करते हैं, उसे हम तोड़ते हैं, उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। लाइक शब्द में प्रयुक्त वर्णों को पृथक करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। हमने एक शब्द बनाया वर्ण, स्वर और व्यंजन के मेल से, यानी वर्णों के मेल से, राजा। अब हम इसे अलग कर रहे हैं। र में हलंत लगाया, इसमें कोई भी स्वर नहीं है। र प्लस आ प्लस ज प्लस आ, यानी यहाँ पर हमने स्वर और व्यंजन को अलग अलग कर दिया है। और ये जो अलग करने की प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद कहते हैं। समझ में आया? स्वर और व्यंजन के मेल से वर्ण संयोग होता है, और स्वर्ण और व्यंजन को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। और यहाँ पर आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। इसे पढ़िए, समझिए, और अगर नहीं समझ में आता है कहीं पर भी कोई भी क्वेरी है, देन आस्क मी क्वेश्चन।